हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। तो आज की हमारी क्लास नंबर 26 होने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी 25 क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा प्रीवियस क्लासेस को, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले लिस्ट से आप जाकर के प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। और अपने अपकमिंग एग्जाम बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसरो के हर एक पेपर में नियर अबाउट 60% क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, जो कि प्रीवियस पेपर से लिए जाते हैं। तो अगर आप एक बार सारे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पेपर लिया है एलपीएससी लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर, जिसकी एग्जामिनेशन डेट है 23/2/2020, जो भी हाल ही में हुआ था। ठीक, सबसे लास्ट पेपर यही हुआ है। इसके बाद अभी भी एसएससी का कोई पेपर फिर नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ट्रेमल का प्रयोग बेसिकली जब हमें कोई बड़ा वृत्त या फिर चाप लगाना होता है तो वहाँ पर ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेइंग आउट ए लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल डायमेंशन की बात किया कितने से कितना, तो 200 mm से लेकर के 1800 mm डायमीटर के अगर हमें कोई मीन्स सर्किल खींचना है या फिर आर्क ड्रॉ करना है तो उसके लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। इससे छोटा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जब इससे छोटा हम प्रयोग करना होता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बेसिकली 50 से लेकर के 200 mm के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइडर के पॉइंट को हम किस प्रकार शार्प करते हैं, तो आयल स्टोन पर इसे ग्राइंड करके इसके हम क्या करते हैं, पॉइंट को शार्प करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हेड ऑफ ए चीजल इज नॉट हार्डन दिस रीजन इज टू। ये जो हमारी चीजल होती, छैनी होती, उसके हेड को हार्ड क्यों नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चिपिंग करते समय हमें हेड पर क्या करना होता है, हैमर से चोट लगानी होती है। हैमर से चोट लगाते समय अगर ये हार्ड होगा तो हार्ड होने के साथ साथ इसमें और एक और प्रॉपर्टी आएगी जो कि होती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस होने के कारण क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक, तो कारीगर को मीन्स दुर्घटना हो सकती है, कुछ से चोट लग सकती है। ठीक, हमारा वर्कपीस भी खराब हो जाएगा, तो चीजल भी टूट सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हार्ड नहीं करते। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया। तो कारण क्या होता है, अवॉइड डैमेज ऑफ हेड ड्यूरिंग हैमर बिलो, मीन्स जब हैमरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय चीजल को डैमेज होने से बचाने के लिए, क्षति से दूर रखने के लिए उस पर हम उसको हार्ड नहीं करते हैं। बात की जाए चीजल किसकी बनी होती है, तो चीजल हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। शेप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस शेप में होती है, बेसिकली हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल शेप में ये बनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए स्टील रूल। स्टील रूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। स्टील रूल क्या होता है, एक प्रकार का डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट लीनियर रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। मीन्स इसके द्वारा प्रत्यक्ष रैखिक माप को मापा जाता है। विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 0.5 mm या फिर 1/64 इंच की एक्यूरेसी में इसके द्वारा किसी भी जॉब के साइज को हम क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, बेसिकली बात किया किस मेटल का बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील के स्टील रूल बनाए जाते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिस पर ग्रेजुएशन नहीं बनी होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आते हैं, अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया आपका ये क्या नाम, डिवाइडर हो गया, उसके साथ साथ कैलीपर हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैचिंग पार्ट। कोई हमारा दो पार्ट फिटिंग है, जैसे मान लीजिए होल और शाफ्ट है, तो उसकी फाइनल फिटिंग को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पर्सियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। पर हल्की सी पर्सियन ब्लू लगाकर फिर हम शाफ्ट को होल में इंसर्ट करके देखते हैं कि कहीं पर हमारा कुछ इसमें इरेगुलरिटीज तो नहीं है। तो फाइनल फिनिश फिटिंग को चेक करने के लिए पर्सियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है टू ड्रॉ ए लाइन एट ए सर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क। सेकेंड, टू चेक द डायमीटर ऑफ इंटरनल ग्रुप। फोर्थ, टू चेक द कंसेंट्रिसिटी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। टू चेक द एंगल ऑफ टेपर। तो यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ से बात की है तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है कि किसी भी एज के समानांतर, मान लीजिए हमारी एज है, चाहे वो हमारी इनर एज हो या आउटर एज हो, उसके समानांतर उसके पैरेलल एक
सर्टेन डिस्टेंस पर लाइनें खींचने के लिए बेसिकली जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में किसी राउंड बार का सेंटर फाइंड करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर भी जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसका अदर नाम क्या होता है, तो इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑडलेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगर अंदरूनी डायमीटर चेक करना, इंटरनल ग्रुप वगैरह इंटरनल फीचर चेक करना, तो उसके लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई आउटसाइड डायमेंशन चेक करना है, कोई बाहरी फीचर्स हमें चेक करना है, तो उसके लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ ए होल व्हेन ड्रिलिंग, मींस ड्रिलिंग करते समय निम्नलिखित में से किस मींस पंच का प्रयोग किया जाता है सेंटर को मार्क करने के लिए। ऑप्शन है सेंटर पंच, डॉट पंच, ड्राइव पंच या फिर बोथ ए एंड बी, मींस सेंटर पंच और डॉट पंच दोनों का। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली अगर थ्योरेटिकली आंसर देखा जाए और प्रैक्टिकली आंसर देखा जाए तो जब भी हम क्या करते हैं तो ड्रिलिंग करना होता है तो उससे पहले सेंटर को मार्क करने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। लेकिन आपको थोड़ा बता दें कि यहाँ पर एलपीएससी की तरफ से कौन सा यहाँ पर आंसर सही माना गया था, तो उन्होंने बोथ ए एंड बी को सही माना था। उन्होंने डॉट पंच और सेंटर पंच दोनों को सही माना था, मीन्स उन्होंने ऑप्शन नंबर डी सही माना था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हमारा सेंटर पंच सही होता है, ठीक है, सेंटर की मार्किंग के लिए। क्योंकि डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये उतना डीप मार्किंग नहीं प्रोवाइड कर पाता जिससे कि हमारे मीन्स लिप वहाँ पर ठीक से पॉइंट वहाँ पर बैठ सके। इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है, ठीक है, मीन्स साक्षी रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट इसमें साक्षी रेखाओं को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट एक आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कभी कभी डॉट पंच को हम 60 डिग्री प्रिक पंच के नाम से भी जानते हैं, तो इसी भी ध्यान रखेंगे। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है, बहुत ही शार्प पॉइंटेड होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली सीट मेटल वगैरह में मार्किंग के लिए या फिर डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स अगर हमें डिवाइडर से कहीं पर आर्क लगानी है, सर्किल खींचनी है, तो उसके पॉइंट को स्थान देने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जेनी कैलिपर से पहले हम प्रिक पंच से मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जेनी कैलिपर डिवाइडर से मार्किंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 7 नंबर। पर्पज ऑफ एन एंगल प्लेट इज, एंगल प्लेट का काम क्या होता है। ऑप्शन है वर्क होल्डिंग, टूल होल्डिंग, बोथ या फिर मार्किंग लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ ए जॉब। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हमने डी ऑप्शन को ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हमें एज के पैरेलल लाइन खींचना है तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। किसका, जेनी कैलिपर का प्रयोग करें। या फिर एंगल प्लेट का हम प्रयोग कब करेंगे, एंगल प्लेट के प्रयोग से हम पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है वर्नियर हाइट गेज, तो अकेले ये पर्याप्त नहीं होता है। तो फिर एंगल प्लेट का काम क्या होता है, बेसिकली एंगल प्लेट बात की जाए तो ये 90 डिग्री में इसकी दोनों सरफेस फिनिश होती हैं। यहाँ पर इसमें कुछ स्लॉट वगैरह बने होते हैं, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग के दौरान या फिर कोई अदर ऑपरेशन करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन करते समय यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, वर्क को होल्ड करते हैं, अपनी वर्क पीस को होल्ड करते हैं, सहारा देते हैं, जिससे उस पर ईजिली मार्किंग की जा सके या फिर ईजिली कोई मशीनिंग ऑपरेशन किया जा सके। 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज यूज्ड फॉर सॉफ्टर ब्लो, मीन्स हल्के चोट के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखा जाए तो स्लेज हैमर यहाँ पर दिया गया है। स्लेज हैमर का प्रयोग हम काफ़ी भारी चोट के लिए करते हैं। बेसिकली इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में या फिर ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है स्लेज हैमर का। रबर हैमर या फिर क्ला हैमर या फिर बाल पिन हैमर, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रबर हैमर। ये बेसिकली सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है, तो इसका प्रयोग शीट मेटल शॉप में या फिर कहीं जब हम कंपोनेंट की फिटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हल्के चोट देने के लिए बेसिकली रबर हैमर का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए क्ला हैमर की, तो क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है किसी भी मीन्स कील वगैरह को बाहर निकालने के लिए, नेल को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाल पिन हैमर जनरली हमारा प्रयोग किया जाता है, जैसे मार्किंग वगैरह करते समय, चिपिंग करते समय हम बाल पिन हैमर का ही प्रयोग करते हैं। या फिर बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है रिवेट के हेड को आकार देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे बेसिकली बात की जाए तो हैमर को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, तो हैमर को बेसिकली उसके पिन और उसके बेट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ये सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी मेड इज। यहाँ पर बेसिकली क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई हमारा बेलन है, सॉलिड बेलन है, उसको हम क्या करें, पिघला रहे हैं
और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को बनाए रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कितने गोले यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको दोनों का वॉल्यूम निकाल के एक दूसरे से डिवाइड कर देना होता है। चूंकि बेसिकली दोनों में क्या होगा, हमारा वॉल्यूम दोनों का बराबर ही होगा। तो अगर बात की जाए सबसे पहले यहाँ पर सिलेंडर हमारा था। सिलेंडर मीन्स बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर बात की जाए किसकी, अगर स्फेयर की बात की जाए, गोले की, तो उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से आपका पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी गई है, बेलन के लिए 4 दी गई है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एच कितना दिया गया है, तो हमें 9 दिया गया है। इक्वल टू 4/3 आपका ऐसे रह जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आर दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो 3 का जब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले हम 27 को किससे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से 9 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 16 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली 4 निकल के आएगा। हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास टोटल 4 बच जाता है। मीन्स 4 गोले हम इस प्रकार से बना सकते हैं। करना क्या था आपको, बेलन का आयतन निकाल करके फिर क्या निकालना था, हमें स्फीयर का आयतन निकालना था, डिवाइड कर देना था 4, आपके पास उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, द कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारे कटिंग एक्शन की क्रिया होती है किस पर निर्भर नहीं करती। कई बार पूछा जाता है किस पर निर्भर करती है, तो उसमें आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया होता है, वो हमारा बेसिकली सही होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए किस पर डिपेंड नहीं करती, तो सबसे पहला ऑप्शन है काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, इस पर डिपेंड करेगी ही करेगी। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इस पर डिपेंड करती है। साइज एंड शेप ऑफ द फाइल इस पर भी डिपेंड करती है। बट थिकनेस ऑफ द फाइल, फाइल की मोटाई पर हमारी उसके कटिंग एक्शन डिपेंड नहीं करती। तो आपको क्लियर होना चाहिए फाइल कितनी मोटी कितनी पतली है, उसका कटिंग एक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल जो हमारी होती है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो नाइफ एज फाइल कैसी होती है, ट्रेंगुलर शेप में, मीन्स चाकू के समान वो ट्रेंगुलर शेप में क्या होती है, कुछ शेप में, उसी शेप में पाई जाती है, मीन्स चाकू के जैसी वो देखने में लगती है नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन की, नेम द हैंड टूल यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट ऑफ ए जॉब आफ्टर मशीनिंग। यहाँ पर पूछा गया मशीनिंग के बाद हमें हाई स्पॉट हटाना है। हमारा कोई सरफेस है, इस पर हमने मशीनिंग ऑपरेशन की, तो यहाँ पर कुछ हाई स्पॉट रह गए हैं, तो इसको हटाने के लिए किसके प्रयोग करेंगे, चीजल ऑप्शन दिया गया पहला। तो चीजल का प्रयोग बेसिकली मेटल की कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्क्राइबर दिया गया, स्क्राइबर का प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रेपर। तो आपको क्लियर होना चाहिए आफ्टर फाइलिंग के बाद या फिर आफ्टर मशीनिंग के बाद जब हमें फाइनल फिनिशिंग करनी होती है, स्पॉट हाई स्पॉट को हटाना होता है, तो वहाँ पर स्क्रेपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड टूवर्ड लेफ्ट एंड राइट साइड अल्टरनेटिवली इच कार। जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है, ठीक, हेक्सा ब्लेड में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो दांते होते हैं उनको लेफ्ट राइट साइड में हम क्या करते हैं, उनको मोड़ देते हैं। ठीक, प्रॉपर सेट में अल्टरनेटिवली उसको हम इधर उधर राइट और लेफ्ट में मोड़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो बेसिकली इसे कहा जाता है टीथ सेटिंग। ठीक, सेटिंग ऑफ टीथ के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली टीथ सेटिंग क्यों की जाती है, ये इसलिए की जाती है कि जो हमारा इस जो हेक्सा ब्लेड है अपने थिकनेस से अधिक अपने थिकनेस से अधिक चौड़ाई का ग्रुप बनाता है, जिससे हमारा ब्लेड इजीली कटिंग करता है, उसमें फंसता नहीं है। साथ ही साथ जो उसमें हीट डेवलप होती है वो भी आराम से बाहर निकलती रहती है। चिप्स भी हमारे इजीली रिमूव होते रहते हैं, और अगर हम कूलेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा कटिंग पॉइंट पर पहुंचता रहता है। तो इन सारे बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, टीथ की सेटिंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बेंच वाइज। बेंच वाइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत कह सकते हैं एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन था इस पेपर में। पहला ऑप्शन दिया गया है बॉडी ऑफ वाइस इज मेड कास्ट आयरन एंड जॉ आर मेड टूल स्टील, बिल्कुल सही है। बेसिकली वाइस की बॉडी किसकी बनी होती है, तो हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। जा किसके बने होते हैं, तो जा प्लेट टूल स्टील के बने होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं सही है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं यूज फॉर ग्रिपिंग ए जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल सही है कि मशीनिंग और फिटिंग करते समय हमें जॉब को ग्रिप करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, jaw plate having nerd on them for grip, jaw plate having nerd on them for gripping ये jaw firmly मीन्स jaw plate में क्या होती है, नर्लिंग की होती है। नर्लिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वो किसी जाव को क्या कर सके, काफ़ी सख्ती से पकड़ सके। मीन्स कोई भी ऑपरेशन करते समय वो जाब उससे खुले ना। अगर हमारी फ्लैट पूरी सरफेस होगी तो क्या होगा, वो इजीली उसमें निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए इसकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम नर्लिंग कर देते हैं। बेसिकली इसमें डायमंड नर्लिंग की हुई होती है। नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया है, वाइस इज फिटेड ऑन ए वर्क बेंच बाई ए सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट, मीन सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट के द्वारा फिट की जाती है। तो बेसिकली अगर बात की है तो हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है थोड़ा यहाँ पर डाउट होता है, कहीं कहीं पर ये सिंगल नट अरेंजमेंट के द्वारा फिट होती है और कहीं कहीं पर डबल बोल्ट अरेंजमेंट के द्वारा भी फिट होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये बेंच वाइज के संबंध में ये हमारा सही नहीं है, बाकी सब हमारा क्या है, सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली ये क्वेश्चन इस एलपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया था, फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ये बेज लाइक टूल यूज फॉर रिमूविंग द टेपर साइंड टूल फ्रॉम द नोज ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड, मीन्स जो हमारी ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल होती है उससे ड्रिल को हटाने के लिए, स्लीव सॉकेट को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि बेसिकली माइल्ड स्टील की बनी होती है। 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री का इस पर एंगल पाया जाता है, किस पर, ड्रिल ड्रिफ्ट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फॉर टैपिंग ये होल द साइज ऑफ होल शैल बी, कोई हमारा एक होल है, ठीक है, इस होल में हमें क्या करनी है, टैपिंग करनी है। तो टैपिंग करने के लिए जो हम ड्रिल होल करते हैं तो उसका साइज क्या होना चाहिए, ड्रिल होल का साइज में जो हमारा टैप का साइज है उसके बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, या फिर उसके कोर डायमीटर या कह लिया जाए माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी हम टाइपिंग के लिए जो होल जनरेट करते हैं वो किस साइज में जनरेट करते हैं, उसके इक्वल टू कोर डायमीटर या उसके माइनर डायमीटर के अनुसार हम ड्रिल होल करते हैं। मान लीजिए हमें M10 की क्या करनी है, टैपिंग होल में ही हमें बनाना है। कोई हमारा एक होल है जिसमें M टैपिंग का हमें थ्रेड करनी है, पिच दी हुई है 1.5 mm, मीन्स 10 mm हमारा उसका मेजर डायमीटर है, जिसकी पिच कितनी 1.5 mm की थ्रेड उसमें हमें होल में काटनी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेजर डायमीटर कितना हो गया, 10 mm हो गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका माइनर डायमीटर निकालना है। तो माइनर डायमीटर निकालने के लिए सिंपली आप क्या कर दीजिए, उसके मेजर डायमीटर में से पिच को माइनस कर दिए। तो 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा 60% एक्यूरेसी के लिए। अगर हम 100% एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें निकालना होता है टैप ड्रिल साइज बराबर, टैप साइज में से हमें 2 इंटू डी को माइनस करना होता है। डी बेसिकली क्या होती है, डेप्थ होती है। तो अगर हम टैप साइज मीन्स मेजर डायमीटर में से अगर हम डबल डेप्थ को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, माइनर डायमीटर या फिर कोर डायमीटर निकल के आ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीमर, रीमर का काम क्या होता है, तो रीमर का काम होता है पहले से अगर कोई होल बनाया गया है तो उस होल के सरफेस को फिनिश करना, उसे एक्यूरेट साइज में बनाना और उसके साइज को थोड़ा सा स्लाइटली इनलार्ज करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू इनलार्ज द साइज ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड होल बाई ए स्मॉल अमाउंट विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मीन्स हाई डिग्री की एक्यूरेसी में होल को क्या करना है, फिनिश करना है और उसके साइज को थोड़ा सा स्लाइटली क्या करना है, इनलार्ज करना है। तो इसके लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर साइज को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रीमर साइज बराबर होता है, ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, मीन्स कोई भी हमें होल में रीमिंग करनी है, मान लीजिए हमें 10 mm का रीमर साइज, हमें 10 mm का रीम्ड होल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले जो ड्रिलिंग करेंगे वो 10 mm से क्या होगी, थोड़ी कम होगी, जिससे कि जब फाइनली उसकी फिनिशिंग की जाए तो उसे मटेरियल मिल जाए। तो यहाँ पर ड्रिलिंग साइज बराबर क्या होता है रीमर के लिए, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक। तो यहाँ से हम 10 के लिए निकालते हैं तो 9.75 निकल के आता है। तो क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा उसके मीन्स रीमर साइज से थोड़ा स्लाइटली कम हम ड्रिल होल करते हैं क्योंकि उसे आराम से मेटल मिल सके फिनिशिंग करने के लिए। नेक्स्ट बात की जाए 18 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है एक्यूरेटली मेजर द एंगल ऑफ टेपर, किसी भी टेपर कोण को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी एक्यूरेसी में, तो
तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में इसके द्वारा किसी भी जॉब का एंगल, जॉब के टेपर को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो उसके द्वारा 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, इससे अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से और हमें अधिक एक्यूरेसी में जाना है तो साइन बार का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर 1 मिनट की एक्यूरेसी में जॉब के टेपर के एंगल को या फिर उसके मीन्स कोण को चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, ये माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरर 0.01 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 10.41 mm। तो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले जीरो एरर क्या होती है। तो जब हमारे डेटम की जो जीरो लाइन होती है, ठीक है, उसके जीरो से हमारी थिम्बल की जीरो मैच नहीं करती, उससे ऊपर और नीचे होती है। किस कंडीशन में, जब हमारे माइक्रोमीटर के दोनों मेजरिंग पेज स्पिंडल और एनविल आपस में मिले होते हैं, ठीक, मीन्स स्पिंडल और एनविल आपस में मिले हुए हो और जो डेटम की मीन्स हमारी जो बैरल की डेटम लाइन है वो थिम्बल की जीरो लाइन से मैच ना करे, ऊपर या नीचे हो, तो इस कंडीशन में क्या होती है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर होती है। अगर हमारी थिम्बल की जीरो लाइन ऊपर निकल जाती है, ठीक है, डेटम लाइन से, तो उस कंडीशन में क्या होती है, निगेटिव एरर होती है, उसे कह सकते हैं आगे निकल जाती है तो उस कंडीशन में निगेटिव एरर होती है। पीछे रह जाती है, ठीक है, या फिर नीचे रह जाती है तो इस कंडीशन में पॉजिटिव एरर होती है। और पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, हम मेजर की गई वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, निगेटिव एरर को मेजर की गई वैल्यू में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। तो हमारा मेजर की गई रीडिंग क्या है, 10.41 है। निगेटिव एरर क्या है, तो निगेटिव एरर हमें 0.01 दिया गया है। तो हमारी एरर कैसे है, पॉजिटिव एरर है, सॉरी निगेटिव एरर ना होकर क्या है, पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10.4 में से 0.01 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.40 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 10.40। यहाँ से ऑप्शन नंबर भी सही हो जाना है। क्लियर होना चाहिए आपको क्या होता है, नेगेटिव एरर को हम प्लस करते हैं और पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 0.4 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 10.40 निकल के आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, द रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी इज नोन एज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही है हमारा इस पेपर का। इस कोई भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो रिपीटेबिलिटी होती है, बार बार वही रीडिंग वो मेजर करता है। मान लीजिए कोई हमारा हो शाफ्ट है, उसका हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया 10.50 आया, अगेन हमने मेजर किया 10.50 आया, अगेन मेजर किया 10.50 आया। तो जो रिपीटेबिलिटी होती है मीन्स अगेन टू अगेन सेम वैल्यू दिखाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो रिपीटेबिलिटी होती है उसे प्रिसीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रिसीजन क्या होती है, रिपीटेबिलिटी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्रिसीजन। अगर बात की जाए एक्यूरेसी क्या होती है, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके मीन्स कितने पास में हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, कितनी उसके मीन्स क्लोज वैल्यू होती है हमारी, वही क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। तो आपके इसके वर्ड से ही आपको स्पेसिफाई करना है। अगर रिपीटेबिलिटी आती है तो हमारा प्रिसीजन होता है, क्लोजनेस आता है तो हमारा क्या हो जाता है, एक्यूरेसी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया पर्पज ऑफ रैचेट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर, चाहे वो इनसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर जो हमारा होता है या इनसाइड माइक्रोमीटर, उसमें जो रैचेट स्टॉप लगी होती है उसका काम क्या होता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है। तो बेसिकली जब हमें क्या करना होता है, माइक्रोमीटर को एडजस्ट करना होता है फाइन एडजस्टिंग के समय, तो अगर हम उसे क्या करते हैं, थिम्बल को पकड़ के घुमाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कितना और प्रेशर लगाना चाहिए। और हर एक कारीगर क्या करता है, अपने अपने अनुसार वो फोर्स लगाता है, तो उसमें रीडिंग में क्या हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल उसकी सेटिंग हम किसके द्वारा करते हैं, रैचेट स्टाफ के द्वारा उसको टाइट करते हैं। ठीक, क्योंकि रैचेट स्टाफ के द्वारा टाइट करते हैं इसमें उस समय यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा होता है, जिससे कि वो प्रेशर क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। और 2 से 3 बार जब चट चट की आवाज आ जाती है तो माइक्रोमीटर को कसना बंद कर देते हैं। तो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का मेन कार्य क्या होता है, टू कंट्रोल द प्रेशर, मीन्स प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया कौन सा माइक्रोमीटर हमारा सही माइक्रोमीटर होता है, तो जिसमें उसकी रैचेट स्टॉप वर्क कर रही होती है वो माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है, बढ़िया मीन्स कह सकते हैं सही माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट बात किया 22 नंबर क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, मीन्स एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, बीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमें क्या पता है कि वर्नियर कैलिपर का अगर लीस्ट काउंट निकाला है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
तो बात की जाए तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही निकल के आ जाता है। मीन्स लीस्ट काउंट बराबर वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हम एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 23 नंबर क्वेश्चन, टू व्हाट एक्यूरेसी कैन मेजरमेंट बी मेड विथ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो हमारा जनरल सामान्य कंडीशन होती है उस कंडीशन में कितनी एक्यूरेसी में मेजर किया जाता है, तो इसके द्वारा 0.02 mm की एक्यूरेसी में हम मेजर कर सकते हैं। कितने 0.02 mm मीन्स यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आ जाता है। माइक्रोन में बात की जाए तो 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी में हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा 0.01 mm या कहा जाए 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में इसके द्वारा मेजर किया जाता है। 0.02 कब आती है, जब हमारा 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में हमारी ये मीन्स निकल के आती है क्या 0.02 mm रीडिंग। नेक्स्ट बात किया जाए वायर गेज के बारे में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर ए वायर गेज। वायर गेज के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर, बिल्कुल सही, इसका प्रयोग करते हैं किसी वायर के थिकनेस को मेजर करने के लिए। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वायर, गलत है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टील डिस्क इन व्हिच नंबर ऑफ होल एंड स्लॉट आर प्रोवाइडेड, बेसिकली क्या होती है, एक डिस्क ही होती है जिसमें क्या होता है बेसिकली कुछ इस प्रकार से ये क्या होती है, एक डिस्क होती है जिसमें स्लॉट कटे होते हैं डिफरेंट साइज के, ठीक है, होल के, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट ईच स्लॉट एंड होल्स इन द डिस्क इज मार्क विद द साइज, जो हमारी होल और स्लॉट होती है उसमें उसकी क्या होती है, साइज मार्क की हुई होती है। तो वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किसी भी शीट की मोटाई को या फिर वायर की डायमीटर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली 0 से 36 नंबर में आती है। 0 नंबर सबसे बड़ा साइज का होता है, 36 सबसे छोटा का साइज का होता है। कहीं कहीं पर ये 0 से 40 नंबर भी आपको लिखा मिल जाता है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है शीट की मोटाई या फिर वायर का डायमीटर क्या होता है, घटता जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हमारा वायर गेज के संबंध में सही नहीं है, मीन्स इसका हम प्रयोग कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए स्लिप गेज। स्लिप गेज के बारे में कौन सा कथन सही है, सबसे पहला ऑप्शन मेटल ब्लॉक व्हिच आर ग्राउंडेड एंड लेफ्ट टू ए स्पेसिफिक थिकनेस। नेक्स्ट यूज टू मेजर सरफेस फिनिश। नेक्स्ट यूज टू मेजर फाइन एयर गैप बिटवीन टू सरफेस। नेक्स्ट स्लिप गेज ऑलवेज गिव्स एरर इन डिजायर्ड लेंथ व्हेन स्टैक टुगेदर। यहाँ से बात की जाए हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमारे सबसे पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, मीन्स मेटल ब्लॉक व्हिच आर ग्राउंडेड एंड लेफ्ट टू ये स्पेसिफिक थिकनेस। स्लिप गेज बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड एंड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ग्राउंड और लैपिंग करके बहुत ही एक्यूरेट साइज में फिनिश किए जाते हैं। इसका प्रयोग अदर जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उनके कैलिब्रेशन के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आशा करते हैं यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर बात की अगर हमें फाइन गेज गैप को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चन को। नेक्स्ट 25 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के भी शेयर करें जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है उस पर भी आप पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको क्या हो सके, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।